आपका सिर्फ संसद टीवी पर। जो आप कल पूरा नहीं कर सके उसका अफसोस करते हुए मत जागिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे इसके बारे में सोचते हुए जागिए। आपकी सुबह सुप्रभात बन जाएगी। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और फिर से कोशिश करें। याद रखिए, मुश्किल सड़क अक्सर खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती है, इसलिए प्रयास करना ना छोड़ें। जी हाँ, जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। अपने विचार सकारात्मक रखें और हर दिन के हर पल का आनंद लें। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और हेलो इंडिया में सबसे पहले जानते हैं कि आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य से जुड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। साथ ही आपको पॉजिटिव न्यूज के जरिए दिखाएंगे उज्जैन की उन लड़कियों की कहानी जो आज लाखों बच्चियों के लिए बन चुकी हैं मिसाल। आज की गतिविधियों पर भी डालेंगे नजर। आज विश्व मलेरिया दिवस है, आपको बताएंगे मलेरिया के लक्षण और इससे बचने के क्या हैं उपाय। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। जी हां, शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी हुई खबरों के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में मुख्य अतिथि होंगी। इस वर्चुअल आयोजन में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग में लगभग 100 सत्र होंगे। इसमें 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान, ऊर्जा और डिजिटल संक्रमण, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और रक्षा और हिंद प्रशांत में सहयोग के खिलाफ लड़ाई दिल्ली में उनकी बातचीत के केंद्र में होगी। रूस यूक्रेन संघर्ष भी आज की चर्चा का विषय होगा। आज वे रायसीना डायलॉग्स के इस सत्र के आयोजन में चीफ गेस्ट होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नौसेना कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 4 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिति और इस पर रूस यूक्रेन संघर्ष के संभावित प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देश की समुद्री सुरक्षा की व्यापक समीक्षा भी होगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कमांडर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। बीते कई साल की बात करें तो शायद ये पहली बार है जब विदेश मंत्री भी नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में रविवार को एक भव्य समारोह में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। 10 दिन तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारतीयों की खेल क्षमता पर जोर दिया और उन्हें उचित अवसर दिए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कबड्डी और खो खो जैसे स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि खेल राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाने को कहा। दुनिया में भारत सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारतीय लोकतंत्र और इसके संस्थानों ने दुनिया के सामने समावेशी विकास का सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विचारधारा ने इतने बड़े और विविध देश भारत को एकजुट बनाए रखा है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के दौरान भारत में व्यापक स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए हैं। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना और जीवंत लोकतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण करने का काम कर रही है और इसे बढ़ावा दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में भारत को पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव के एक महत्वपूर्ण प्रतीक की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। सांबा जिले में पल्ली पंचायत से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन का प्रतीक है कि कश्मीर में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अब घाटी में लागू की जा रही हैं। लोग अब इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्षों से जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो भी अब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 3 खंडों की आधारशिला भी रखी। इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने सांबा में 108 जन औषधि केंद्रों के साथ पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सौर बिजली संयंत्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी किया। इस पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से बनिहाल और काजीकुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा में 1.5 घंटे की बचत भी होगी। प्रधानमंत्री ने 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी, जो किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ भी किया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर को ऐसी सड़क से जोड़ना है जो सभी मौसम के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देवी कन्याकुमारी एक ही सड़क से वैष्णो देवी से जुड़ पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान करने के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर, साथ ही आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई में षणमुखानंद सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार देश के लोगों को समर्पित किया। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। पूरा विश्व उन्हें सुर साम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं बल्कि साधिका मानती थी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वप्न दास गुप्ता और रूपा गांगुली राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। रविवार को राज्यसभा सांसद के रूप में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। दोनों राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे।
बता दें कि प्रधानमंत्री आज 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन भी करने वाले हैं। और अब खबरें राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पाहू क्षेत्र में रविवार शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों के संयुक्त बल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट सरोजनी नगर में बसी झुग्गियां हटाने के मामले पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ झुग्गी निवासी बालिका वैशाली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। असम में भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी नगर निगम में शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने नगर निगम की 60 सीटों में से 58 सीटों पर कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 52 सीट जीती हैं, जबकि असम गण परिषद ने 6 सीटों पर सफलता हासिल की है। एक सीट असम जातीय परिषद और आम आदमी पार्टी को मिली है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे। मान के साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री के अलावा मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और शिक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान भगवंत मान दिल्ली सरकार के स्कूलों और अस्पतालों में किए गए बदलावों को भी देखेंगे। इसके बाद पंजाब में भी दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लागू किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज उदगमंडलम में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में उभरती नई विश्व व्यवस्था और भारत की भूमिका के लिए विचार और कार्य योजना 2047 पर नेता पर चर्चा की जाएगी। कोकराझार की कोर्ट ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। असम पुलिस ने ये जानकारी दी है। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A के तहत 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का मामला दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन्हें 6 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। तमिलनाडु विधानसभा ने 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा पेश एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसमें केंद्र से CUET पर विचार करने का आग्रह किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके शंकर नारायणन का रविवार को उनके आवास पर निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने औरंगाबाद में 5,569 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक औरंगाबाद जिले के विकास को इन परियोजनाओं से एक नया आयाम मिलेगा। साथ ही पानी की कमी से जूझ रहे औरंगाबाद जिले में सड़क परियोजनाओं के माध्यम से जल संकट को कम करने के प्रयास भी किए जाएंगे। और अब खबरें दुनिया भर से। इमैनुएल मैक्रों दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी के नेता मरीन ले पेन को हराया है। रविवार को दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ था। आखिरी राउंड की वोटिंग में मैक्रों को 58.2% और ली पेन को 41.8% वोट मिले। 2002 के बाद पहली बार देश में कोई नेता दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। यूरोपीय देशों के नेताओं ने उनकी इस जीत पर उन्हें बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजा है।
राष्ट्रपति पद का दूसरा कार्यकाल जीतने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने समर्थकों को संबोधित किया। वे अपनी पत्नी ब्रिगिट और अपने बच्चों के साथ एफिल टावर के पास चैंप डे मार्च पर सजे मंच पर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया। मैक्रो 5 साल पहले भी यहां लोगों को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया। मैक्रो बोले कि वो एक निष्पक्ष समाज चाहते हैं, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आने वाले महीनों में इजरायल का दौरा करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बातचीत की थी और यरूशलेम में हाल ही में इजरायली और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच हुए संघर्ष के साथ साथ ईरान के बारे में दोनों ने साझा चिंताओं पर चर्चा की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत की। जेलेंस्की इस बैठक में अधिक अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए अपील कर सकते हैं। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को संकट से उबरने में प्रयासों में मदद देने का आश्वासन देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री अली साबरी की अगुवाई में आय प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई शुरुआती बातचीत फलदायी रही है। ओमान के विदेश मंत्री ने 7 भारतीयों सहित 14 लोगों की रिहाई की पुष्टि की है। हैती विद्रोहियों ने 3 महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यापारी जहाज को जब्त कर लिया था। नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका हुआ है। हादसा इतना बड़ा था कि इसमें 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। यह बंकरिंग साइट ईमो राज्य के ओहाजी एगबेमा स्थानीय सरकार क्षेत्र में है। आम्बेजी के जंगल 2 राज्यों की सीमा में फैले हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। चीन के शंघाई में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 मौतें हुई हैं, जबकि 21,058 लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं कोरोना से जर्मनी और फ्रांस में मौतों की संख्या में एक हफ्ते में इजाफा हुआ है। कोरोना का ग्राफ अफ्रीका और अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहा है। और अब बात पॉजिटिव न्यूज की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बच्ची का समूह है जो ठीक से सुन नहीं सकता, लेकिन वो मुंबई में एक डांस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। खास बात यह भी है कि इन बालिकाओं ने इसके लिए खास ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद उनके डांस को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बालिकाएं बिना संगीत सुने नृत्य कर रही हैं। आप भी देखिए इस प्रेरित करने वाली खास स्टोरी को। मध्य प्रदेश राज्य और उसके एक लोकगीत पर थिरकती ये बालिकाएं। ये कोई सामान्य नजारा नहीं है और ये बालिकाएं भी कुछ हटकर हैं। ये स्पेशल चाइल्ड हैं जो सुन नहीं सकती और यही बालिकाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। ये प्रतियोगिता 25 अप्रैल को मुंबई में होगी। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित है। दिव्यांग कला शक्ति को उभारने के लिए उन्होंने ये आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश स्तर पर चयनित 9 बच्चे, इसमें श्रवण बाधित जो बालिकाएं वो सामूहिक नृत्य में सम्मिलित हो रही है। जो कार्यक्रम 25 दिनांक को है बॉम्बे में। इसके लिए स्नेह संस्था नागदा को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उनके माध्यम से हमारे 2 शिक्षक संस्था के जो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं वो 9 बच्चों के साथ सम्मिलित होंगे।
वैसे इन बालिकाओं को इस कार्यक्रम के लिए तैयार करना आसान नहीं था। इन्हें ट्रेनिंग देने वाली शिक्षिका भी यही मानती हैं कि शुरुआत में इन स्पेशल चाइल्ड्स को डांस सिखाने में दिक्कत आती थी, लेकिन इन बच्चों ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए न सिर्फ डांस सीखा बल्कि आज खुद को राष्ट्र स्तर पर परफॉर्म करने के काबिल भी बनाया। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय उज्जैन मालनवासा की बालिकाएं हैं। इनको मैंने सांकेतिक भाषा में और नृत्य के जो स्टेप्स होते हैं उनको साइन में बता के इनको प्रिपेयर करवाया है। थोड़ा सिखाने में स्टार्टिंग में दिक्कत आई, बाकी फिर धीरे धीरे बच्चों ने कैच कर लिया। बच्चों की इसमें मेहनत है, पूरी सीखा। हम तो कोशिश करते हैं लेकिन पूरी मेहनत बच्चों ने की है। विगत 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही हैं। वाकई ये बालिकाएं जिस अंदाज से डांस कर रही हैं, उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बिना संगीत सुने उसकी धुन पर थिरक रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि ये बालिकाएं आने वाले समय में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। प्रतिबिंब, फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हमारे दर्शकों को दिखाते हैं शिमला की तस्वीर, जहां आर्ट फेस्टिवल के दौरान चित्रकारों की कला ने सबका मन मोह लिया। तो आप भी लीजिए आनंद मनमोहक पलों का, और ब्रेक पर के बाद आपको बताएंगे क्या है आज के दिन का इतिहास। Journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India, with me Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो इंडिया में, और अब बात आज के इतिहास की। जी हाँ, जानते हैं क्या है आज से जुड़ा हुआ इतिहास, और पलटते हैं 25 अप्रैल के इतिहास के पन्नों। 25 अप्रैल वर्ष 1859 में विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वर्ष 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण कार्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगुनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। 10 वर्ष में यह नहर बनकर तैयार हुई। वर्ष 1869 में 2 समुद्रों का पानी मिला और विश्व नेविगेशन के लिए एक अमूल्य धमनी का निर्माण हुआ। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 25 अप्रैल वर्ष 1953 में वैज्ञानिकों ने जीवन का रहस्य खोजने में महत्वपूर्ण सफलता पाई। नेचर पत्रिका में छपे एक लेख में जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान की उस बुनियादी पहेली का जवाब दिया कि कैसे जीव अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि डीएनए ही वो कारक है जिससे माता पिता के वंशानुगत लक्षण उनकी संतानों में आते हैं। जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को उनकी इस खोज के लिए वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वॉटसन और क्रिक द्वारा बनाया गया डीएनए का मॉडल लंदन के साइंस म्यूजियम में रखा गया है। यह था आज के दिन का इतिहास। वैसे भी आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आज विश्व मलेरिया दिवस है। जैसा हम सब जानते हैं कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है, और जागरूकता के अभाव में कई बार ये भयावह स्थिति भी पैदा कर देती है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई और मलेरिया के लक्षण क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यदि सही समय पर उचित इलाज और चिकित्सकीय सहायता ना मिले तो ये जानलेवा सिद्ध हो सकती है। मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। हर साल पूरे विश्व में इस रोग से कई लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन इसके प्रति आज भी जागरूकता नहीं है। मरने वालों में ग्रामीण और अविकसित क्षेत्र के लोगों की संख्या अधिक होती है। लोगों को मलेरिया के घातक प्रभाव के बारे में अवगत कराना ही इस दिवस का मकसद है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। मलेरिया अधिकतर बारिश के मौसम में होता है क्योंकि इन दिनों मच्छर अधिक होते हैं। मलेरिया होने पर बुखार आना और बुखार के ठीक होने पर पसीना आना, घबराहट होना, थकान, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, पेट की परेशानी, उल्टियां होना, कमजोरी, त्वचा का पीला रंग दिखना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना स्थिति को गंभीर कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण सामने आ रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें और उचित दवाएं शुरू करें। और अब आज की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर एक नजर। नीति आयोग द्वारा अभिनव कृषि पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी के 52वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के मेगा योग कार्यक्रम योग प्रभा का आज आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से 30 अप्रैल 2022 तक किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान का आयोजन करेगा। ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जाने वाला है। और आज का दिन जो है थोड़ा सा दुखद भी है। हम बताते हैं कि प्रख्यात लेखक बीना पानी मोहंती का आज निधन हो गया है। इस महान शख्सियत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, प्रख्यात लेखक बीना पानी मोहंती जी के निधन से आहत हूँ। उन्होंने उड़िया साहित्य विशेष रूप से कथा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना और शांति। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे आप देख पाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। और रात 8 बजे देखिए आज की खबर। 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे आप देख सकते हैं अंग्रेजी खबरों का कार्यक्रम द न्यूज। और 9:30 बजे का समय रहेगा हेल्दी इंडिया का। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कोयम्बटूर से आई हाथियों की बेहद खूबसूरत तस्वीरों को। वैसे तो हम जानते हैं जानवरों में हाथी सबसे ज़्यादा समझदार जानवर होता है, लेकिन कई बार इनकी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब। और कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार भी सामने आई है जहां हाथी जंगल से निकलने के लिए कटीली तारों के जाल से खुद को निकालने के लिए किस तरह लाइन में चल रहे हैं। आप भी देखिए और आनंद लीजिए इस पल का। हेलो इंडिया।